हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेशन, टर्म्स, हेनरीज लॉ, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या है और कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए आपने तो कोई दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन के सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ यूज़ करते हैं। तो इट्स रिटन हियर राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड्स हम मिक्स करें दे मस्ट बी वॉलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ पे हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक कंपोनेंट लिया है क्लोरोफॉर्म, इसका वॉलेटाइल नेचर होता है, तो ये इसका लिक्विड फेज है, ये इसका गैस फेज है। तो इस कंडीशन पे जो इसका वेपर प्रेशर आता है इसको बोलते हैं हम इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और इसको हम डिनोट करते हैं P1 नॉट से। तो दिस इज गिवन हेयर एट द टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन होगा आपको और साथ में ये P1 नॉट क्वेश्चन में गिवन होगा। इसी तरीके से ये दूसरा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। इसका भी 298 केल्विन टेम्परेचर पे हमने P2 नॉट मतलब ये सेकेंड कंपोनेंट है और इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो हमने ये लिखा है। अब ये ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर अगर गिवन है तो उसमें किसी भी प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब P1 नॉट और P2 नॉट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, दो अलग अलग लिक्विड है जिनका वोलेटाइल नेचर है। इनको हमने मिला दिया, कुछ मोल्स हमने क्लोरोफॉर्म के ले लिए, कुछ मोल्स हमने डाइक्लोरोमीथेन के ले लिए। तो ये हमने मिला दिया यहाँ पे। तो अब इनका तो क्या वोलेटाइल नेचर है, तो ये लिक्विड फेज से गैस फेज में जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनका लिक्विड फेज है और यहाँ पे इनका गैस फेज है। तो अब दो वॉलेटाइल कंपोनेंट आपने मिलाए हैं तो इनका अब इस लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम Chi1 और Chi2 से डिनोट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक लिक्विड सॉल्यूशन हमने बना दिया, इन दोनों अलग अलग कंपोनेंट को मिला के यहाँ पे एक लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया है। इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो पहला कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन Chi1 है और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन Chi2 है। अब भाई इनका नेचर तो वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, ये लिक्विड से गैस फेज में जाएंगे। अब जब गैस फेज में जाएंगे तो एक प्रेशर जनरेट करेंगे। तो पहले वाले कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी P1 और सेकेंड कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी P2। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल प्रेशर हमें मिल जाता है। अब राउल्ट्स लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कुछ पूछा जाता है कि या तो P1 P2 पूछा जाएगा आपसे या Chi1 Chi2 पूछा जाएगा। तो ये P1 P2 P टोटल Chi1 और Chi2 इनमें आपस में किस तरीके से इनको हम रिलेट कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ साहब ने स्टडी की, और स्टडी की तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। तो मतलब P1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, Chi1 के, और जो P2 दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2। तो ये तो राउल्ट साहब का स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो राउल्ट साहब के हिसाब से P1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, Chi1 के। तो हमने लिख दिया P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1 एंड P2 इज प्रोपोर्शनल टू Chi2। सो P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट Chi1 और P2 विल बी इक्वल टू P2 नॉट Chi2। अब ये P1 और P2 क्या है, ये इनके प्योर स्टेट पे एट गिवन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है। तो ये कहानी क्लियर है, ये राउल्ट्स साहब ने बोला। अब डाल्टन साहब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है दैट विल इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे हम Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 लेते हैं, हम Chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1 भी ले लेते हैं, लेकिन अभी हम इसको इनपुट कर रहे हैं। सो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट
1 माइनस काई 2 प्लस P2 नॉट काई 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, माइनस P1 नॉट काई 2 प्लस P2 नॉट काई 2. So our P total will be equal to P1 naught plus chi 2, P2 naught minus P1 naught. इसको यूज़ किया तो ये इक्वेशन आती है, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं सो P total will be equal to P2 naught plus chi 1, P1 naught minus P2 naught. दोनों ही फॉर्मूला सेम है, आपकी जो मर्जी है उस तरीके से आप इसको डेराइव कीजिए. अब ये फॉर्मूला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये तो राउल्ट्स लॉ की बात हो गई कि पी टोटल, जो सॉल्यूशन का जो पी टोटल है लिक्विड सॉल्यूशन का, उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, कांस्टेंट. ये देखिए एट गिवन टेम्परेचर दीज आर कांस्टेंट वैल्यू. P2 नॉट ये क्या है, कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको काई 2 पता है तो आप पी टोटल निकाल सकते हैं, काई 1 पता है तो पी टोटल निकाल सकते हैं. इनकी वैल्यू हमें रिकॉर्ड से मिल जाती है. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको उसके लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पता है देन वी कैन कैलकुलेट पी टोटल. ठीक है. और ये इक्वेशन हमें क्या चीज़ बताती है, ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन और भी देती है, जो पी टोटल इज लीनियरली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of any component. तो हमने राउल्स लॉ को कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या स्टेटमेंट है और इसको किस तरीके से डिराइव करते हैं, ये हमने सीख लिया है. अब हम बात करते हैं कि राउल्स लॉ का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो सीख लेते हैं बड़ी आसानी से. तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. इस एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर लिया है और यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है. ठीक है, क्योंकि पी टोटल जो है वो रिलेट तो हमें मोल फ्रैक्शन से करना है. तो ये जो फॉर्मूला है ये राउल्ट साहब ने हमें दिया. तो अब मान लीजिए हम सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 ले लेते हैं. सो काई 1 विल बी इक्वल टू काई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. सो काई 1 विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मैंने ले लिया है काई 1 इज इक्वल टू 1. अगर काई 1 1 है तो काई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है. तो अब जब आप इस साइड मूव करेंगे तो काई 1 की वैल्यू 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, और यहाँ पे जो काई 1 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. और यहाँ पे अगर काई 2 0 है तो इट विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन एंड काई 2 विल बी 1 एट दिस पोजिशन. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे काई 2 की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे काई 1 की वैल्यू है 1. ये मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 रहेगा, 0.8 प्लस 0.2 1 रहेगा, क्योंकि दोनों ही जो मोल फ्रैक्शन है इनका एडिशन हमेशा 1 होता है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई. अब हमें इस स्टेज पे अगर पी टोटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम पी टोटल. हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये वाली सिचुएशन हमारे सामने है, व्हेन काई 2 इज 0, देन P1 नॉट, और काई 1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0. सो पी टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट. तो जब आपका सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा उस कंडीशन में पी टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट. तो ये आ गया हमारा P1 नॉट. इसी तरीके से मान लीजिए दूसरी सिचुएशन है, पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2. यहाँ पे हम ले लेते हैं काई 1 इज इक्वल टू 0, देन काई 2 विल बी इक्वल टू 1, then P total will be equal to 0 plus P2 naught into 1. So P total will be equal to 1. तो जब काई 2 की वैल्यू 1 होगी तब हमारा P total किसके इक्वल होगा, that will be equal to P2 naught. तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि P2 naught की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हमें थोड़ा ऊपर लेना होगा. P2 naught, देखो ये P1 नीचे आ रहा है, ये P2 ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, बस आप इनकी वैल्यू देख लीजिए. जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा रहेगा, दैट्स इट. अब बात करते हैं कि अगर हमको फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. तो देखिए ये तो आप जानते ही हैं, चलो इसको यहाँ तक क्लोज कर देते हैं. अब देखिए पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2, ये तो फॉर्मूला है ही.
अब हम ये चीज़ जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसके पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पे जो chi1 की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए जो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू P1 नॉट chi1। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो P2 इज प्रोपोर्शनल टू chi2। तो chi2 के लिए ध्यान दीजिए, इट्स वैल्यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। सो P2 दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो ग्राफ है इट इज शोइंग द वैल्यू ऑफ P2 दैट इज इक्वल टू P2 नॉट chi2। तो इस तरीके से हम ग्राफ में P1 और P2 की वैल्यू को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है P टोटल की, तो P टोटल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इट इज़ इक्वल टू P1 नॉट chi1। तो यहाँ पे ये सब इस तरीके से कैलकुलेशन करके जो ग्राफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। सो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम P1 और P2 के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लिया। अब बात आती है दोनों कंपोनेंट के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की, जिसे हम डिनोट करते हैं y1 एंड y2 से। तो y1 क्या है, इस फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, जबकि इसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है chi1। सेकेंड कंपोनेंट का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है chi2 और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है y2। तो chi1 chi2 को तो कहाँ यहाँ से हम निकाल लेंगे। और y1 और y2 को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, जो कि गैसियस फेज में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल, ठीक है। और P1 किसके इक्वल होता है, P1 इज ऑल्सो इक्वल टू P1 नॉट chi1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो y1 P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट chi1 एंड y1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1 डिवाइडेड बाई P टोटल। और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P टोटल। इसी तरीके से हम सेकेंड कंपोनेंट के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट chi2, y2 P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट chi2 एंड y2 इज इक्वल टू P2 नॉट chi2 डिवाइडेड बाई P टोटल एंड दैट इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई PT। तो ये सारी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम गैसियस फेज में या लिक्विड फेज में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये वाला जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है दिस इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।